आज का टॉपिक है शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। आज मैं आप लोगों को शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है ना, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है? शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है वह नर में किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। किशोरावस्था मतलब लगभग 11 से 13 वर्ष के बीच में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन की क्रिया होती है और किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। यही वो अवस्था होती है जब मेल के वृषण में, है ना, नर के वृषण में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है इसके अंदर में जर्म सेल के द्वारा इसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वृषण में क्या पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसमें दो प्रकार की कोशिका बताया था। एक कोशिका था जर्म सेल और दूसरा कोशिका बताया था आपको सर्टोली कोशिका। जैसे आपको याद होगा तो इस प्रकार का ये क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था। इनका हमने क्या किया था? सेक्शन कटिंग काटा था। तो हमको यहाँ पे इसके अंदर में दो संरचना दिखाई दिया था इस प्रकार की। ये क्या था? जर्म सेल। और ये क्या था? सर्टोली सेल। तो ये जो जर्म सेल होता है यही आगे चल करके किसका निर्माण करता है? बताया आपको, बाद में स्पर्म का निर्माण करता है। और सर्टोली सेल जो होता है वो क्या करता है? ये जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्योंकि बाद में जब ये मैच्योर होता है, मतलब पूरी तरह से स्पर्म का निर्माण होता है, तो ये क्या होता है? सर्टोली कोशिका में इस प्रकार से धस जाता है और सर्टोली कोशिका से क्या करता है? ये पोषण करता है। तो नर के वृषण में सेमीफिलर ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये कई स्टेज में कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार के कोशिका बताया हमने, जर्म सेल और सर्टोली कोशिका। तो ये जो जर्म सेल होता है इन्हीं के द्वारा बाद में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। तो जर्म सेल से स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कई स्टेज में कंप्लीट होता है। इनमें सबसे पहला स्टेज जो होता है वो कहलाता है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा अवस्था जो होता है वो कहलाता है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। और तीसरा अवस्था जो होता है वो कहलाता है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो इनके हम एक भाग को ले लेते हैं, मान के चलिए हम यहाँ से लेकर के इसके भाग को ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये जो जर्म सेल होता है वह समसूत्री विभाजन करके क्या करते हैं? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं ना। जर्म सेल जो होता है बार बार समसूत्री विभाजन करता है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। और स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिका होती है वो कैसे होती है? द्विगुणित होती है ना, डिप्लॉयड होती है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रहा है, इसीलिए इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। दूसरा प्रावस्था जो होता है वो वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके आकार में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तब इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो अवस्था होता है वो कहलाता है आपका ग्रोथ फेज, है ना। तीसरी अवस्था जो होता है वो कहलाता है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। तो इसमें क्या होता है?
तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है अब अर्धसूत्री विभाजन करता है ना। और सबको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो दो कोशिका बनाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कैसा होता है, अगुणित, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है इसलिए कैसा होता है, अगुणित। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो मियोसिस सेकंड के द्वारा, अर्धसूत्री सेकंड के द्वारा क्या करते हैं, चार कोशिका बनाते हैं, और इन चारों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, है ना। और तो स्पर्मेटिड का निर्माण जो होता है वो कौन से अवस्था में होता है, परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज में। ये जो स्पर्मेटिड होता है जो गोल आकार का होता है, बाद में इसमें क्या होता है, कायांतरण होता है ना, इसका रूपांतरण होता है, और ये बाद में किसमें बदल जाता है, स्पर्म में। और ये जो स्पर्म जो होता है जब इनका निर्माण होता है तो ये जो सर्टोली कोशिका होता है इसमें धस जाता है, इम्बेडेड हो जाता है, और इनसे क्या करता है, ये पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरह से एक जर्म सेल के द्वारा विभिन्न स्टेज में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। आइए हम इनको एक बार पुनः आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जर्म सेल जो होता है वो किसका निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो तीन स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, है ना। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना, गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, ये जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स, ये क्या करते हैं, बार बार समसूत्री विभाजन करते हैं, और बार बार समसूत्री विभाजन करके क्या करते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार ये कोशिका विभाजित होगा तो दो कोशिका बनेगा, दो से फिर कितना बनेगा, चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा, प्राइमरी जर्म सेल के द्वारा। और प्राइमरी जर्म सेल की जो कोशिका होती है वो कैसे होती है, ट्रिप्लाइड होती है, द्विगुणित होती है। अर्थात इसकी एक जो कोशिका होगी इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्योंकि इस अवस्था में क्या हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा है ना, बहुत सारे कोशिका क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। इसीलिए ये जो अवस्था होता है वो क्या कहलाता है, गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। और इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। दूसरा अवस्था जो होता है वो कहलाता है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जब एक साथ समूह में होते हैं तब इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और एक की संख्या में हम क्या बोलते हैं, इसको स्पर्मेटोगोनियम। तो हम यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम में लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 स्पर्मेटोगोनिया है, उनमें से एक हम स्पर्मेटोगोनियम ले लेते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ये न्यूट्रिशन प्राप्त करके या पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेता है, और जब ये आकार में वृद्धि कर लेता है, आकार में बढ़ जाता है, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो क्या किया, पोषण प्राप्त करके, न्यूट्रिशन प्राप्त करके आकार में बड़ा हो गया, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनका निर्माण किससे हुआ है, स्पर्मेटोगोनियम से। स्पर्मेटोगोनियम जो था न्यूट्रिशन प्राप्त किया और किसने बदल गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तीसरी जो अवस्था होती है वो कहलाता है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, जो कैसा है, द्विगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए इधर जब प्राइमरी जर्म सेल जो था ये कौन से विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण किया था, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा, है ना। यहाँ पे पूरा क्या हुआ था, यहाँ तक पूरा समसूत्री विभाजन। लेकिन अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें अब कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और हम सभी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, अर्धसूत्री फर्स्ट के द्वारा क्या करता है, 2 कोशिका बनाता है। और ये दोनों कोशिका कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 23। जैसे यहाँ पे टोटल कितना, जब द्विगुणित था कितना क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 46। तो अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो इस तरह से
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा दो कोशिका बना, है ना, इसके विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो कोशिका बना है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो कुछ समय पश्चात पुनः क्या करता है, ये मियोसिस सेकंड करता है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। यहाँ पे इन दोनों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो इस स्थिति में एक एक कोशिका से फिर कितना बनेगा, दो दो कोशिका, तो चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा कितने कोशिका का निर्माण होता है, चार कोशिका का, चार संतति कोशिकाएं बनती है। और इन चारों संतति कोशिकाओं को अब हम कहते हैं स्पर्मेटिड, है ना, या शुक्राणु प्रसु कोशिका। ये शुक्राणु प्रसु कोशिका जो होता है ये कैसे होते हैं, हेप्लाइड होते हैं, अगुणित होते हैं और गोलाकार या स्फेरिकल शेप में होते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये जो स्पर्मेटिड जो होते हैं उनका कायांतरण होता है ना, रूपांतरण होता है। और रूपांतरण के द्वारा ये बाद में किसमें बदल जाते हैं, स्पर्म में। तो इस प्रकार से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण हुआ, चार। तो बहुत सारे क्या बने थे पहले, स्पर्मेटोगोनियम बने थे या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। इनसे फिर क्या होगा, करोड़ों की संख्या में फिर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो परिपक्वन प्रावस्था के बाद चार स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और ये चारों स्पर्मेटिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार के होते हैं या स्फेरिकल शेप में होते हैं। इनका फिर क्या होता है, बाद में रूपांतरण होता है ना। तो देखते हैं शुक्राणु प्रसु या स्पर्मेटिड का रूपांतरण। तो स्पर्मेटिड जो होता है वो बाद में किस में रूपांतरित होता है, स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण होना ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। कौन से क्रिया के द्वारा स्पर्म बनता है, तो स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। अब जब पूरी तरह से स्पर्म का निर्माण हो जाता है तो ये जो स्पर्म होता है ये सर्टोली कोशिका में जाकर के धंस जाता है और उनसे पोषण प्राप्त करता है। और कुछ समय बाद ये जो स्पर्म होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर मोचित होता है, बाहर रिलीज होता है। और स्पर्म के रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाता है स्पर्मिएशन। स्पर्म के बाहर रिलीज होने की क्रिया क्या कहलाता है, या मोचित होने की क्रिया, स्पर्मिएशन। यहाँ पे देखिए तीन वर्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब रिसन में स्पर्म का निर्माण होना, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना ये कहलाता है स्पर्मिएशन। तो इस तरह से स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म जो होता है वो बाहर निकलता है। इस समय एक जो स्पर्म होता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, गोल्गी बॉडी के द्वारा, गोल्जी काय के द्वारा किसका निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। और सेंट्रियोल जो होता है जो नेक पोर्शन में पाया जाता है, ग्रीवाल वाले भाग में पाया जाता है, ये दो सेंट्रियोल का निर्माण कर लेता है, समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल का। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मीडियल पार्ट में बहुत सारे इकट्ठे होकर के स्पाइरल शेप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से एक परिपक्व स्पर्म जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो एक जो स्पर्म होता है इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो इसमें चार भाग दिखाई देते हैं। या एक स्पर्म जो होता है वो कितने भागों से मिलकर के बना होता है, तो ये चार भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से चार भाग, तो सबसे पहला इसमें होता है सिर या हेड, दूसरा भाग होता है ग्रीवा या नेक, तीसरा भाग जो होता है मिडिल पीस या मध्य भाग, चौथा जो भाग होता है वो पूंछ या टेल कहलाता है। तो एक स्पर्म का सबसे शीर्ष भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, तो ये स्पर्म का शीर्ष भाग जो होता है वो कहलाता है हेड या सिर। और इस सिर के सबसे ऊपर अग्र भाग में एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, ये कहलाता है एक्रोसोम या अग्रपिंडक। और ये जो एक्रोसोम या अग्रपिंडक होता है इनका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, गोल्गी बॉडी से। किससे होता है इसका निर्माण,
गोल्गी बॉडी से, और इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। तो ये जो एक्रोसोम होता है या अग्रपिंडक होता है, ये निषेचन के समय अंडाणु के भेदन में सहायता करता है या स्पर्म को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। जैसे निषेचन के समय ये जो ओवम होता है, इससे स्पर्म जाकर के मिलता है, तो इसके एक्रोसोम वाले भाग में पाए जाने वाले जो एंजाइम होता है वो इसकी भित्ति को क्या करता है, नष्ट करता है ना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। और इसके बाद ये जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे प्रवेश कर पाते हैं, ओवम के अंदर में। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, एक्रोसोम के कारण। इसके सिर वाले भाग में बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, और ये जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अगुणित, है ना। तो स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो होता है क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। स्पर्म का दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है ग्रीवा या नेक, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये ग्रीवा है ना, मतलब सिर और मिडिल पीस, इन दोनों के बीच वाला जो भाग है वो ग्रीवा या नेक कहलाता है। और इस भाग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ जो सेंट्रियोल होते हैं वो उपस्थित होता है। यह सेंट्रियोल निषेचित अंडाणु के विभाजन को प्रारंभ करने का कार्य करता है ना। ये जो सेंट्रियोल जो होता है वो निषेचित अंडाणु के विभाजन को प्रारंभ करने का कार्य करता है। इसका तीसरा जो भाग होता है वो कहलाता है मिडिल पीस। तो नेक और टेल, इन दोनों के बीच वाला जो भाग होता है वो कहलाता है मिडिल पीस। इस भाग में दूरस्थ सेंट्रियोल या डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है, और बहुत सारे संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरल शेप में व्यवस्थित होता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए या स्पर्म को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि हमें मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है। तो यही ऊर्जा जो होता है इस शुक्राणु को गति करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। स्पर्म का लास्ट जो भाग होता है वो कहलाता है टेल या पुंज, और यह सबसे पिछला भाग होता है जो पतला होता है, और इसी की सहायता से जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, गति करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से एक स्पर्म जो होता है उनके चार भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, हेड पोर्शन, दूसरा नेक पोर्शन, मिडिल पीस और टेल पोर्शन।